जय हिंद। यूपी जी के क्वेश्चन सीरीज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन। जैसे कि जो हुआ मंडी सचिव का हुआ था, स्टोर कीपर और जूनियर असिस्टेंट का, और जो आने वाले जो अभी जो जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये है महत्वपूर्ण होगा, और अन्य एग्जामों के लिए भी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। ए है एटा, बी है बदायूं, सी है कासगंज, डी है हाथरस, या ई जो है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अलीगढ़ मंडल है इसके अंतर्गत एटा, कासगंज तथा हाथरस आते हैं, जबकि बदायूं जो है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है बी यही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। हम लोग देख लेते हैं अलीगढ़ मंडल। तो अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, जबकि बरेली मंडल के अंतर्गत जो है बदायूं आता है। बरेली मंडल के अंतर बरेली हुआ, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दो आब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? ए है घाघरा व गंडक, बी है गंगा व घाघरा, सी है गंगा एवं यमुना, डी है गंगा और चंबल, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र हैं ये जो है गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो दोआब क्षेत्र का अर्थ है दो नदियों के बीच का समतल क्षेत्र, जो विशेष रूप से गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है। यह जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी से लेकर प्रयागराज में दोनों नदियों के संगम तक फैला हुआ है। दोआब क्षेत्र को कृषि के लिए जो है बहुत उपजाऊ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह क्षेत्र जो है केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई की गहनता जो है 130% से अधिक तथा कृषि जो ग्रहण है यह 140% है। ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2, सी है केवल 1, डी है केवल 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है। यह जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में यानी मध्य भागों को शामिल करता है, जिसमें जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। यह जो क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, और यहाँ की जो जलवायु है यह उप आर्द्र महाद्वीपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाने वाला वह कौन सा जिला है? ए है मेरठ, बी गाजियाबाद, सी चंदौली, डी वाराणसी, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को जो धान का कटोरा कहा जाता है वो चंदौली जिले को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो चंदौली जिला है इसे धान का कटोरा कहते हैं। चंदौली जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जिसका मुख्यालय चंदौली शहर है। यह जिला जो है 20 मई 1997 को वाराणसी जिले से अलग होकर बना था, और यह जो है वाराणसी मंडल का हिस्सा है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें जो है चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है और देवदारी और राजदरी जैसे विभिन्न झरने हैं। तो जो यह जिला है चंदौली, इसमें जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और देवदारी और राजदरी जैसे झरने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, बांध की लंबाई जो है 825.8 मीटर है। बी, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता जो है 198 मेगावाट है। सी, स्थिति जो है इसकी है गढ़वाल क्षेत्र जो उत्तराखंड में पड़ता है, और जो सिंचित क्षेत्र है यहाँ 6 लाख हेक्टेयर है। तो ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो रामगंगा जो परियोजना की विशेषताओं के संबंध में जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए कि इसकी जो लंबाई है 865.8 मीटर है। तो रामगंगा जो है
यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत की एक नदी घाटी परियोजना है। रामगंगा नदी परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में रामगंगा नदी पर 560 मीटर लंबाई एवं 128 मीटर ऊंचाई वाला जो है कालागढ़ बांध एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमेंट रहित बांध तथा पत्थर से निर्मित बांध है। तो इसकी जो लंबाई है 560 मीटर है, न कि 825.8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए था यही इसका रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित जो माता टीला बांध है यह किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। ए है सरयू नदी, बी है गंगा नदी, सी है बेतवा नदी, डी है यमुना नदी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है यहाँ पर स्थित जो माता टीला बांध है यह जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट हो जाएगा इसका। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का निर्माण जो हुआ था 1998 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह लगभग 20 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है। इस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे पर्वत हैं जो इस जगह की खूबसूरती और अधिक बढ़ाते हैं। यहाँ घूमने के लिए उचित समय जो है सितंबर से मई है। यह जो बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध से 130.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। इस परियोजना से झांसी हुआ, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जो जिले हैं ये लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सी नदी जो है भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। ए है यमुना, बी है घाघरा, सी है सरयू, डी है गोमती या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश की सरयू नदी है ये भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है और अयोध्या सागर से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह उत्तराखंड के जो कुमायूं क्षेत्र है हिमालय की तलहटी से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया, ये आपको बताना है। ए है विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 10 दिसंबर 1990 को, या बी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1 जनवरी 1985, या सी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980, डी है विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 15 अगस्त 1982 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो UPRVUNL का गठन है यह जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य ताप विद्युत उपयोगिता जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 8114 मेगावाट है। यह उत्तर प्रदेश के 6 ताप विद्युत स्टेशनों को संचालन करती है। UPRVUNL का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। ए है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में कमी के, या बी है गन्ने की खेती पर प्रतिबंध के लिए, सी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, या डी बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं यह बिजली दरों में जो प्रस्तावित वृद्धि हुई थी इसी के खिलाफ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र और दस्तावेज कारण 2009 और 10। ए है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बी है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, सी है बीरबल साहनीपुरा
वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, डी है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बीरबल साहनी जो पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान है, यह लखनऊ का एक प्रसिद्ध शोध संस्थान है जो भूमि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित शोधों पर केंद्रित है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका नाम इसके संस्थापक जो है भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम पर रखा गया है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव जो है अभ्यारण्य एक घोषित किया? तो ए है 1991, बी है 1985, सी है 1956, डी है 1972, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1972 है इसी में जो है इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो किशनपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश भारत में जो मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह 227 किमी स्क्वायर में फैला हुआ है जो 2.4 × 10⁹ वर्ग फीट है और 88 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और 1972 में स्थापित किया गया था। यह जो है लखीमपुर खीरी जिले के भीरा शहर से 13 किमी दूर है। तो ध्यान रखना है कि जो यह अभ्यारण्य है यह लखीमपुर खीरी जिले के जो भीरा शहर है इससे 13 किमी दूर है। अभ्यारण्य में जो है साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRS रिसोर्स सेट 2 और LISS 3 उपग्रह डाटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था ये आपको बताना है। तो ये है 12,500.42 वर्ग किमी, बी 20,115.90 वर्ग किमी, सी है ए 18,310.78 वर्ग किमी, डी है 14,805.65 वर्ग किमी, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14,805.65 वर्ग किमी। तो ये अकॉर्डिंग कब का था? अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर। अब हम लोग देख लेते हैं जो हाल ही में आया है 2023 का। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है 22,121 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% है। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में कुल जो वन क्षेत्र हैं वो 22,121 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18% है। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण और वृक्षारोपण 23,437.53 वर्ग किमी से बढ़कर 23,956.72 वर्ग किमी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों का विवरण अब हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है ये है सोनभद्र। यहाँ पे जो है 2,540.29 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 36.79% है। और न्यूनतम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है ये है संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं। यहाँ पर जो है केवल 3.12 वर्ग किमी वन क्षेत्र हैं। प्रमुख वन हम लोग देखते हैं प्रमुख वन प्रकार देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, भाबर क्षेत्र में विशाल हल्दू के पेड़ और गंगा के तराई क्षेत्र में शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश जो वन विभाग है इसकी स्थापना 1885 में होती है। वन आवरण में वृद्धि तो ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वन और वृक्ष में आवरण में जो वृद्धि हुई है वे हुई है 559.19 वर्ग किमी। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। पवन को बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं हैं। तो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान और मित्र वन, मियावाकी वन आदि की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख कार्य तो वन क्षेत्र का प्रबंधन करना हुआ, वन की सुरक्षा, वन संरक्षण और
लोगों के वन संसाधनों के बारे में जागरूक करना, ये जो है उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम जो है एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ए है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग देख लेते हैं। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के जो चंदौली जनपद है यहाँ पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ऐतिहासिक शहर जो वाराणसी है, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर जो है दूरी पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश के जो लखीमपुर खीरी जनपद है स्थित एक संरक्षित वन है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह जो है गंगा नदी का 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा है और मुख्य रूप से जो है मीठे पानी के कछुओं की सुरक्षा पर केंद्रित रहे। इस अभ्यारण्य को कचरे के जैविक निष्कासन को बढ़ावा देने के लिए गंगा कार्य योजना के हिस्से के रूप में नदी में छोड़े गए कछुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। नवाब पक्षी अभ्यारण्य हम लोग देख लेते हैं। तो जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, इसका जो औपचारिक नाम 2015 में बदलकर अब इसे कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य जो उन्नाव जनपद है वहाँ पर स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह उत्तर भारत की कई आंध्र भूमियाँ जो हैं उनमें से एक है और 250 से अधिक प्रवासी पक्षियों की जो जातियों का संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है, जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है इसका नाम अब बदल कर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। और जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव जिला है वहाँ पर स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश की कई आर्द्रभूमियों में से एक है और तथा 250 से अधिक प्रवासी जो पक्षी जातियों का यह संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिले में स्थित है, तो बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था। ठीक है, कछुओं को आधे जले हुई मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये भी राइट है। तो उपयुक्त में से कौन सा ऐसा सत्य है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो वाराणसी जनपद है वहाँ पर स्थित है। यह जो है गंगा नदी का 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा है और मुख्य रूप से मीठे पानी के कुछ कछुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा पर केंद्रित है। इस अभ्यारण्य को कचरे को जैविक निष्कासन को बढ़ावा देने के लिए गंगा कार्य योजना के हिस्से के रूप में नदी में छोड़े गए कछुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। तो यह जो है वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। मीठे पानी के कछुओं विशेष रूप से जो नरम खोल वाले कछुओं का यह संरक्षण प्रदान करता है। उद्देश्य इसका क्या था? तो गंगा कार्य योजना के समर्थन देने तथा नदी में छोड़े गए कुछ कछुओं को अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह जो इसका क्षेत्र है तो वाराणसी से होकर बहने वाली गंगा नदी 7 किमी का हिस्सा है, 7 किलोमीटर का हिस्सा है। महत्व, तो भारत में पहले मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखना है, तो भारत में पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है यह। और अन्य जीव जो है कछुओं के अलावा यह अभ्यारण्य जो है गंगा डॉल्फिन जैसे अन्य जलीय जीवों का भी घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH 9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबरला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH 44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? तो ये है NH 509, बी है NH 9, सी है NH 34 या डी है NH 119 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH
34। ऑप्शन नंबर सी जो है NH 505, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH 505। तो उत्तर प्रदेश में जो NH 505 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 505 है, भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर है। तो ध्यान रखना है, जो नेशनल हाईवे 505 है ये पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश के भीतर है, ठीक। और जो नेशनल हाईवे 509 है, मैं 505 बोल रहा हूँ, अगर आप लोग तो माफ़ करिएगा। जो नेशनल हाईवे 509 है यह जो है आगरा और मुरादाबाद से जोड़ता है और इसकी जो लेंथ है 239 किलोमीटर है। अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल हाईवे जो है 19 को। तो यह जो है हाईवे भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए आगरा को कोलकाता से जोड़ता है। यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भी हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नेशनल हाईवे 19 है। तो यह जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए आगरा को कोलकाता से जोड़ता है। यह ऐतिहासिक ग्रैंड जो ट्रक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है इसका भी हिस्सा है। अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल हाईवे 34। तो नेशनल हाईवे जो 34 है भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तराखंड में गंगोत्री धाम से मध्य प्रदेश में लखनादौन तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश से भी होकर जाता है। यह राजमार्ग अपने मार्ग पर हरिद्वार, मेरठ और बुलंदशहर सहित विभिन्न शहरों और कस्बों को जोड़ता है। इसे नोएडा हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए भी विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पहुंच से सुधार करना है। नेशनल हाईवे 119 देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 119 है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरी तरह से बिहार राज्य के भीतर चलता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के एक स्पर सड़क परस्पर होगा। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 119 को पहले NH 2C के नाम से भी जाना जाता है। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सोन नदी मार्ग के अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन आपको बताना है किस वर्ष किया गया। ए है 2001 में, बी 2004 में, सी 2013 में, डी 2017 में या ई उपर्युक्त में से क्यों नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है इसका जो गठन होता है 2004 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण UPSHA का गठन जो होता है 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 19 ऑफ 2004 के तहत हुआ। प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में राज्य मार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना, साथ ही इनसे जुड़े मामलों का या आकस्मिक उपचारों का भी करना है। नेक्स्ट है UPRRDA का पूर्ण रूप है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सड़क एवं रेलवे विकास प्राधिकरण, बी है उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सड़क विकास संगठन, सी है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी या डी है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण या डी या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो UPRRDA का पूर्ण रूप है यह है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क एजेंसी उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी UPRRDA का जो गठन होता है 15 नवंबर 2003 को। यह उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये आपको बताना है क्या था। फर्स्ट है प्रजनन दर 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.19 तक कम करना, या बी प्रजनन दर को 2026 तक 2.0 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.18 तक कम करना, सी है प्रजनन दर को 2026 तक 2.3 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 2.0 तक कम करना, या डी है प्रजनन दर को 2026 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक जो है 1.7 तक कम करना, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या यानी नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का जो प्राथमिक उद्देश्य था ये था कि प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का जो लक्ष्य राज्य की कुल प्रजनन दर को 2030 तक घटाकर 1.9 प्रति हजार करना है, जो वर्तमान 2.7 है। यह विधेयक 2 या उससे कम बच्चा पैदा करने के मापदंड को प्रोत्साहित करता है और 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था करता है। अब विधेयक की प्रमुख जो है उद्देश्य देख लेते हैं। तो प्रजनन दर में कमी, 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 प्रति हजार प्रजनन दर को कम करना। छोटे परिवार को बढ़ावा देना है, तो 2 या उससे कम बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करना और 2 से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए दंड की इसमें व्यवस्था की गई है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, तो इस विधेयक में जो है 2 से कम बच्चा पैदा करने वाले परिवार को कल्याणकारी परियोजनाओं का जो है लाभ उठाने के लिए जो है ये प्रोत्साहित किया जाएगा। और संबंधित आर्थिक विकास, तो जनसंख्या नियंत्रण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो सतत विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। जागरूकता देख लेते हैं। तो इस विधेयक में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह विधेयक अभी भी चर्चा के अधीन है। इसे जो है संसद में अभी पारित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना है कि यह जो विधेयक है अभी चर्चा के अधीन है और इसे जो है संसद में अभी तक पारित नहीं किया गया है। यह विधेयक अभी भी चर्चा और संशोधन के अधीन है और इसका जो अंतिम रूपरेखा अभी निर्धारित नहीं की गई है। इस विधेयक के बारे में सार्वजनिक राय और चर्चाएं जारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस नीति बनाना है, जो राज्य के लोगों को कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उन जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। फर्स्ट है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कूटों की सही से अपना सही मतलब उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 3 किसमें, एक और डी में। उसके बाद बिहार होगा, तो एक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। पुनः तब पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जो 4 राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में इन राज्यों का जो है प्रतिशत हिस्सा निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश का 16.49, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र 9.28, बिहार जो है 8.58% और पश्चिम बंगाल 7.55% है। तो ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या में इन राज्यों का परसेंट है वो निम्नलिखित है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 16.49% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना था। ए है 950 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी, यहाँ पे किमी होगा, या 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, या 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, या डी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है यही राइट हो जाएगा, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है ये 829 प्रति वर्ग किमी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ लोग थे, जिसमें जो है 10.44 करोड़ जो है पुरुष तथा 9.53 करोड़ महिलाएं थीं। 2001 से 11 के बीच जो है जनसंख्या में वृद्धि 20.23% थी और साक्षरता जो रहे उत्तर प्रदेश की वो है 67.68%, जिसमें जो है पुरुष का 77.28% और महिलाओं जो साक्षर हैं उत्तर प्रदेश में 57.18%। जनसंख्या अभी हम लोग देखे हैं, पुरुष का हो गया, महिला का हो गया। साक्षरता दर हो गया 67.68%, पुरुष साक्षरता दर 77.28, महिला साक्षर है 57.18% और जनसंख्या वृद्धि जो 2001 से 11 तक वो 20.23% थी। निम्नलिखित में से कौन सा जो लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है, आपको बताना है। तो ये है सोहर,
बी है चैती, सी है कजरी, डी है बिरहा या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सोहर है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोहर जो है महिलाओं के द्वारा परिवार में जो बच्चे के जन्म के शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है। कजरी जो है एक प्रसिद्ध लोक गीत एवं लोक नृत्य है जो भोजपुरी क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। यह वर्षा ऋतु को लोकगीत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसे जो है सावन महीने में गाया जाता है। यह जो है अर्धशास्त्रीय गायन की विधा के रूप में भी विकसित हुआ है। कजरी गीतों में जो है वर्षा ऋतु का वर्णन विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अधिकतर मिलता है। तो ध्यान रखना है जो कजरी है ये गीत जो है वर्षा ऋतु में गाई जाती है और वर्षा ऋतु का वर्णन विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की जो लीलाओं का जो प्रेम है इसी का मतलब कि इसका वर्णन अधिकतर मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं चैती। तो जो चैती है एक लोकगीत शैली है जो विशेष रूप से चैत्र महीने में उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में गाई जाती है। इसे अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में भी जाना जाता है और यह अक्सर प्रेम, प्रकृति और होली जैसे विषयों से संबंधित होता है। अब सोहर देख लेते हैं। तो सोहर एक प्रकार का जो लोकगीत है जो घर में संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यह एक मंगल गीत है। यह मुख्यतः जो है बिहार में तथा लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इसका जो है प्रचलन है। इन गीतों में संतान के जन्म उससे जुड़ी कहानियाँ और उत्सवों का सुंदर वर्णन किया जाता है इनमें। अब हम लोग देख लेते हैं बिरहा। तो बिरहा एक लोक गीत शैली है जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा में गाई जाती है। यह विरह या वियोग से संबंधित है जिसका अर्थ जो है प्रियजन से बिछड़ने का दर्द। बिरहा में जो है प्रेम हुआ, वियोग, सामाजिक मुद्दे और कभी कभी हास्य और व्यंग का भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है ये आपको बताना है। तो ए है हाथियों के साथ प्रदर्शन करना, बी है रंगीन रिबन पकड़कर एक घेरे में नृत्य करना, या सी है तलवारों के साथ नृत्य करना, डी है सर पर बहुस्तरीय दीपक को संतुलित करना, या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि जो ये निम्नलिखित जो चरकुला नृत्य है इसमें जो है सर पर बहुस्तरीय दीपक को संतुलित करते हुए नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य के जो चरकुला नृत्य है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जो ब्रज क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है महिला नर्तक के अपने सिर पर बहुस्तरीय गोलाकार पिरामिड को संतुलित करते हुए कृष्ण के गीतों को नृत्य करती है जिसमें कई जलते हुए तेल के दीपक लगे होते हैं। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो पिरामिड है यह नृत्य में उपयोग किया जाने वाला एक पिरामिड जो है लकड़ी से बना होता है। इसमें जो है 108 तेल के दीपक होते हैं जो एक सर्पिल में व्यवस्थित होते हैं। वेशभूषा तो नर्तक जो है घूंघट ओढ़ती है और पारंपरिक वेशभूषा जो है पहनती है। संगीत जो इसमें जो है नृत्य जो है कृष्ण के गीतों के और लोकवाद्य यंत्रों के संगीत पर किया जाता है। संतुलन तो नृत्य का जो मुख्य आकर्षण पिरामिड को सिर पर संतुलित करते हुए किया जाने वाला नृत्य है जो नर्तक की कला और शक्ति को प्रदर्शन है। उत्सव जो है चरकुला नृत्य आमतौर पर जो उत्सव के अवसरों पर विशेषकर राधा अष्टमी जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान किया जाता है। इतिहास तो चरकुला जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ से हुई है। यह कृष्ण युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। निष्कर्ष इसका क्या हुआ। तो जो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है जो अपनी अनोखी शैली, वेशभूषा और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है जो चरकुला नृत्य कहाँ से रिलेटेड था। क्वेश्चन क्या है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो सर पर बहुस्तरीय दीपक को संतुलित करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। यह जो है ब्रज क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाली जो वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा जनपद है वहाँ पर जो है बटेश्वर मेला लगता है। सबसे पहले यहीं इसका जो प्राथमिक फोकस है ए कृषि प्रदर्शनियाँ और व्यापार, बी पारंपरिक संगीत और नृत्य दर्शन, सी है धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, या डी है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, या ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
जो है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। तो जो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है यहाँ पे बटेश्वर मेला लगता है। तो बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। यह जो मेला है बटेश्वर में आयोजित होता है, जो आगरा से 70 किमी की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? ए है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय कला और कलाकृति के संग्रह के लिए जो प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश के जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यही करेक्ट हो जाएगा। तो भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक अनूठा चित्रशाला है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1950 से संबंध और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय। शिक्षावस्था से ही भारत कला भवन जो है दुर्लभ सुंदर और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करता है। अब हम देख लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यह भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और यह जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना जो होती है 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1920 में होती है। किसके द्वारा होती है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और सर 1921 में ही इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया यह पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। मूलतः यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसे महान मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं, उर्दू लेखक और उपमहाद्वीपीय के विद्वानों ने विश्वविद्यालय से स्नातक की जो है उपाधि प्राप्त कर रखी है। अब देख लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। यह जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह आधुनिक भारत का सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना होती है 1887 में अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। इस विश्वविद्यालय का नक्शा जो है प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये ध्यान रखना। यह जो है रायबरेली मार्ग पर चारबाग रेलवे स्टेशन से 10 किमी दक्षिण में विद्या विहार में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम जो है भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। और विश्वविद्यालय जो है प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है 10 जनवरी 1996 को और विश्वविद्यालय की एक शाखा जो है अमेठी परिसर में भी स्थित है। अमेठी परिसर 2016 में स्थापित किया गया था। अब देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः BHU के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है यह लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित एक सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। ध्यान रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय क्या है? एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसके जो है 1920 में इसे स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों में से एक है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है यह राज्य स्तरीय यानी राज्य विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना जो होती है 1920 में। विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर है ये है बादशाह बाग और दूसरा जो परिसर है जानकीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? तो ये है सयादत अली खान, या बी है शुजाउद्दौला, या सी है आसफउद्दौला, डी है वाजिद अली शाह, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसफउद्दौला के समय। तो ध्यान रखना है कि जो लखनऊ चित्रकला शैली का विकास
ये किस नवाब के अधीन हुआ? तो ये आसिफ-उद-दौला के समय हुआ था। जो लखनऊ चित्र शैली का विकास है मुख्य रूप से नवाब जो है आसिफ-उद-दौला के शासनकाल में हुआ। आसिफ-उद-दौला ने 1775 में लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और शहर का विकास शुरू हुआ। इस दौरान शहर में कला संस्कृति का विकास हुआ जिसमें चित्रकारी भी शामिल थी। आसिफ-उद-दौला का शासनकाल, नवाब आसिफ-उद-दौला जो है आसिफ-उद-दौला ने सन 1775 में अवध की राजधानी फैजाज से लखनऊ स्थानांतरित की। उनके शासनकाल में लखनऊ एक महत्वपूर्ण कला संस्कृति केंद्र में उभरा। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है कि गलत है? तो ए स्तूप का आधार जो व्यास 28 मीटर, ऊंचाई जो है 43.6 मीटर, या बी निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य की फूलों की नक्काशी, या सी है इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक के द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था, या डी है स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम में स्थित जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया। तो इसमें क्या बताना है कि सारनाथ में जो धमेक स्तूप है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही राइट हो जाएगा। जो सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये फूलों की नक्काशी है, मौर्य मूल की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी इसका अब डिटेल में देख लेते हैं। तो धमेक स्तूप एक बृहत स्तूप और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट जो सारनाथ है यहाँ पर स्थित है। यह जो है वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। धमेक स्तूप का जो निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह जो है सारनाथ के सबसे आकर्षक संरचना में से एक है। इस बेलनाकार स्तूप का आधार जो है 28 मीटर है जबकि इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। धमेक स्तूप को बनाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। स्तूप के निचले तल के शानदार फूलों की नक्काशी की गई है। तो ध्यान रखना है कि यही स्तूप के निचले तल में जो है शानदार फूलों की नक्काशी की गई है, न कि मौर्य मूल के फूलों की। नेक्स्ट है धामेक जो स्तूप है जिसे धमेक या धमेका भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में हिरण्य पार्क में एक विशाल स्तूप है। बौद्धों के लिए 8 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से धामेक जो स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों कौंडिन्य, अस्सजी, भद्दिया, वप्पा और महामना को अपना जो है पहला उपदेश दिया था। तो ध्यान रखना है कि जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, और 5 शिष्यों को दिया था जो कौंडिन्य, अस्सजी, भद्दिया, वप्पा और महामना थे। सभी जो 5 शिष्य अंततः पूरी तरह से मुक्त हो गए। और जो ललित विस्तार सूत्र के अनुसार बुद्ध ने कहा कि बौद्ध धर्म की अपनी पहली शिक्षाओं के स्थान के लिए वाराणसी के बाहर पत्ती ऋषियों की पहाड़ी के पास हिरण पार्क को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो ये है हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि मणिकर्णिका घाट से भी अधिक यह पवित्र है। बी है मणिकर्णिका घाट पर कोई जो है चंद्रकुंड पाया जा सकता है जहां माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया। या सी है हरिश्चंद्र घाट प्रखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। या डी राजा हरिश्चंद्र जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे को शमशान घाट पर डोम या मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये बिल्कुल राइट है। यानी इसमें क्या पूछा था कि वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो जो ये है ये भी राइट है कि हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट में एक माना जाता है जो मणिका जो घाट से अधिक पवित्र माना जा सकता है, यानी मानते हैं भी हैं। तो मणिका घाट पर कोई चंद्रकुंड पाया जा सकता है जहां माना जाता है कि भगवान जो है शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी कि जो हरिश्चंद्र घाट प्रखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। तो यही इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
राजा हरिश्चंद्र घाट भारत के वाराणसी में एक महत्वपूर्ण घाट है जिसका जो उपयोग है मुख्य रूप से दाह संस्कार के लिए किया जाता है। इसका नाम जो है महान राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। यह मणिकर्णिका घाट के साथ जो है शहर के 2 मुख्य शमशान घाटों में से एक है। कहा जाता है कि यह जो घाट है वह स्थान है जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और धन खोने के बाद शमशान का काम किया। हिंदुओं का मानना है कि हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार करने से पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मणिकर्णिका घाट। जो मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। इस घाट से जुड़ी भी 2 कथाएं हैं। एक के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ के एक कुंड को खोदा। उसमें जो है तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। या दूसरी कथा के अनुसार है जो है भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोकने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी जो है वही चंडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से जो है कर वसूलने का काम दे दिया। या इस घाट की जो विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है और कभी भी बुझने नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभव माया राष्ट्र से लिया गया है जो असुरों की वास्तुकार माया देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था ये आपको बताना है। तो ये है दशरथ, बी है भीमसेन, सी है लक्ष्मण, डी है रावण या ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। जो माया जो असुर था उसकी जो पुत्री थी मंदोदरी इनका विवाह जो रावण से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य जिसमें श्री राम की गाथा है। तो ध्यान रखना कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। यह संस्कृत महाकाव्य है जिसमें जो है श्री राम की गाथा है। इसमें आदि काव्य तथा इसके जो रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत के इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मंदोदरी। तो मंदोदरी रामायण में एक पात्र पंचकन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी भी कहा जाता है। मंदोदरी जो है मैदानों की पुत्री थी। उसका विवाह जो है लंकापति रावण के साथ हुआ था। हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी जो मेघनाथ और अक्षय कुमार की माता तथा मायासुर की कन्या थी। अब हम लोग देख लेते हैं रावण के। तो रावण रामायण का एक प्रसिद्ध प्रतिचरित्र है। रावण जो है लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे और अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था जिसके कारण उसका नाम जो है दशानन पड़ा। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना भी अति आवश्यक है। किंचित जो मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्वा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त उद्भव राजनीतिक महाप्रतापी महापराक्रमी योद्धा अत्यंत बलशाली शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता प्रखंड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासनकाल में जो है लंका अपने जो है वैभव चरम पर था और उसने जो है अपना महल पूरी तरह से स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसे लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह जो है मंदोदरी से हुआ था और रावण के 3 भाई थे। रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता की संतान से थे, कुंभकर्ण और विभीषण। हालांकि जो पारशर संहिता अद्भुत रामायण के अनुसार जो है रावण का संतानन रावण या सहस्त्रन नाम का एक बड़ा भाई और कुंभकर्ण और विभीषण नामक 2 छोटे भाई थे।
पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रान का वध जो है भद्रकाली के रूप में माता सीता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है त्रिकोमली के कोणेश्वर मंदिर में रावण की प्रतिमा है। ध्यान रखना है इनकी जो पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई। 7वें और 8वें इन्हीं 7 और 8 दिन इन्हीं राम से जीवन दान मिला और सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली। अंगद ने अकेले ही इन्हें जो है अपनी पूंछ में बांध लिया था। अब देख लेते हैं प्रभु श्री राम को। तो भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये जो है भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और रामायण में एक केंद्रीय चरित्र हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और सीता के पति थे। भगवान राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनकी जो जन्म है तो राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। इनकी माता का नाम जो था कौशल्या था। इनकी जो पत्नी का नाम था सीता, जो मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। भाई इनके जो है 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वनवास, तो भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, जो उनकी पत्नी कैकेयी के कहने पर, सॉरी उनकी पत्नी नहीं उनकी माता होगा, यहाँ पर पत्नी जो थी ये दशरथ की, ये ध्यान रखना है, राजा दशरथ ने दिया। वनवास के दौरान इस दौरान जो है राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे हैं। और रामायण का वध, तो रावण का वध, सॉरी रामायण में रामायण में राम ने रावण का वध किया और सीता को रावण के वश से मुक्त कराया। आदर्श चरित्र, राम को आदर्श चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है। रामायण में राम की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य, प्रेम और निष्ठा के महत्वपूर्ण को दर्शाती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं। तो भगवान राम के भक्तों के लिए उनका जो राम नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम का नाम जो है हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और इसे मंत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है। रामायण में राम की कहानी कई भाषाओं में लिखी गई है और यहाँ दुनिया भर में लोगों के बीच लोकप्रिय है। लक्ष्मण को अब हम लोग देख लेते हैं। तो लक्ष्मण, जिन्हें लक्ष्मण, लखन, सौमित्र और रामानुज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विशेष रूप से रामायण में एक पूजनीय व्यक्ति हैं। वे राम के छोटे भाई और उन्हें नाग देवता शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। लक्ष्मण अपनी अटूट निष्ठा, व्यक्ति साहस के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने राम के जीवन और रामायण महाकाव्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। निष्ठा और व्यक्ति, तो लक्ष्मण राम और सीता के प्रति जो है अटूट निष्ठा और व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि उनके 14 वर्ष तक वनवास के दौरान भी साहस और शक्ति, वह एक कुशल योद्धा और उन्होंने मेघनाद के वध सहित रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निस्वार्थ और त्याग, उन्होंने राम और सीता की सेवा के लिए अपनी निजी सुख और इच्छाओं को त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उनके वनवास के दौरान भी। इन्हें जो है शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। उनकी दिव्य प्रकृति और शक्ति पर अधिक बल देता है। पूजा करना, तो भारत में विभिन्न स्थानों पर जो है राम और सीता के साथ जो है लक्ष्मण की भी पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म के उनके महत्व को दर्शाता है। राम के वनवास के दौरान उनकी समर्पण, निस्वार्थता, जहाँ वे उनकी रक्षा के लिए 14 साल तक सोए थे। पौराणिक है कि जिसके कारण उन्हें गुडाकेश यानी नींद पर विजय पाने वाला नाम मिला। लक्ष्मण के अटूट समर्थन और साहस ने उन्हें हिंदू संस्कृति में भक्ति और निष्ठा का प्रतीक बना दिया। अब हम लोग देख लेते हैं सीता। तो सीता रामायण के अनुसार मिथिला नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री और अयोध्या के नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की भार्या थी, जिन्होंने त्रेता युग में लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यानी सीता को जो है त्रेता युग में लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना विक्रम संवत डैश में डैश को शुरू की, जिस दिन भगवान राम को जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये है 1631 दिवाली, या 1614 विवाह पंचमी, या 1600 मकर संक्रांति, या 1631 रामनवमी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास ने रामचरित की जो रचना है विक्रम संवत डैश में की, और डैश को शुरू करने की जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास एक प्रमुख
भारतीय कवि और संत थे जो अपने भक्ति लेखन और विशेष रूप से अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस के लिए जाने जाते थे। वे भगवान राम और हनुमान के भक्त थे। धार्मिक साहित्य के में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मिलित किया गया। तुलसीदास के जीवन और कार्य के प्रमुख पहलू। तुलसीदास का जन्म जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है 1511 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के उत्तर प्रदेश के सोरो में हुआ था। राम के प्रति भक्ति, वह जो है भगवान राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे तथा उन्होंने अपना जीवन उनकी पूजा के समर्पित कर दिया। रामचरितमानस, तो जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो रामायण का हिंदी अनुवाद है और इसे जो है भक्ति साहित्य की उत्कृष्ट कृति भी माना जाता है। रामचरित के अलावा जो है इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं, तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका सहित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी की। प्रभाव, तो उनकी रचनाओं और का भारतीय संस्कृत और आध्यात्मिक पर गहरा प्रभाव पड़ा और कई लोगों ने उन्हें एक महान संत और कवि के रूप में पूजते हैं। दंत कथा, एक किंवदंती के अनुसार तुलसीदास का नाम राम बोला इसलिए रखा गया क्योंकि जन्म के बाद रोने के बजाय उन्होंने राम का जाप किया। तुलसीदास की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए जो है वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अरे यार, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। ये है मलिक मोहम्मद जैसी, बी है जमालुद्दीन हुसैन इंजू सिराजी, सी है सैयद अख्तर हुसैन राजी सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, डी है अकबर इलाहाबादी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका राइट हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी। तो मध्यकालीन भारत में जो प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम मलिक मोहम्मद जैसी था उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना भी की है। मलिक मोहम्मद जैसी 1477 से 1542 एक भारतीय सूफी कवि और पीर थे। उन्होंने जो है अवधी भाषा और फारसी नस्ताली की लिपि में लिखा। उनकी जो प्रसिद्ध रचना महाकाव्य जो है पद्मावत जो 1540 में लिखी गई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को जो है सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, इसमें जो है अकादमी का नाम दिया गया है और उनकी जो है स्थापना वर्ष। तो राज्य ललित कला अकादमी, इसकी जो स्थापना होती है 1962 में होती है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1963 में। और भारतीय नाट्य अकादमी 1986 में और अयोध्या शोध संस्थान 1975 में। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग के तहत एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जो होती है 8 फरवरी 1962 को। अकादमी का कार्यालय ऐतिहासिक स्मारक लाल बारादरी भवन में स्थित है। तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो होती है 8 फरवरी 1962 को और जो इसका कार्यालय है यह लाल बारादरी भवन में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, अब हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी के अंतर्गत 4 एकांश कार्यरत जिनका विवरण निम्न है। तो यह है अकादमी, सर्वेक्षण, सांस्कृतिक दल, कथक केंद्र। अपने स्थापना के वर्ष से अकादमी संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोकनाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परीक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रदेश में संगीत नृत्य, नाटक, लोक विधाओं संबंधी परंपराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, संस्कृत कार्यकलापों का विकेंद्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत शैक्षिक संस्थानों से संपर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता, लुप्त हो रही विधाओं के परीक्षण में एवं प्रदर्शनी की योजनाओं को प्राथमिक के आधार पर संपन्न
कराना, साथ ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जो है जनता के समक्ष लाना अकादमी की जो है गतिविधियाँ हैं। भारतीय नाट्य अकादमी जो लखनऊ में है, अब इसे हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय जो नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश के एक स्वायत्त शासित संस्थान है, जिसे संस्कृत विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह जो है लखनऊ में स्थित है। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। जो है उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान जो है अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में स्थित है। इसकी स्थापना जो होती है 8 अगस्त 1986 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है रामायण और वैदिक साहित्य में शोध करना और संस्कृत का एकता को बढ़ावा देना। संस्थान एक संचालन संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। जो इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रभु श्री राम से संबंधित रामकथा साहित्य पर गंभीर अध्ययन और शोध करना। इसके अलावा संस्थान रामकथा और रामायण परंपरा से जुड़े व्याख्यान और प्रवचन को भी आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनके संबंधित पुस्तकों से सुमेलित कीजिए। ये आपको बताना है। अनुज तिवारी, विश्वनाथ घोष, बालतेंदु द्विवेदी और अमित त्रिपाठी। तो देख लेते हैं। तो अनुज तिवारी, यहाँ पे डबल हो गया है, ध्यान रखना है। अनुज तिवारी, इन्हें जो है बाराबंकी, द प्रोसेसर, डी पंडित एंड थे पुलिसमैन, ये जो है कृति है इनकी। तब ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 ए और बी में है। और विश्वनाथ घोष इनके जो है जियो बनारस, 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सी का 2, तो सी का 2 जो बालेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये जो है मदिरापुर जंक्शन। और अमित जो त्रिपाठी हैं, ये सीता बैरियर का मिथिला, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ अन्य लेखक और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद की जो है गोदान, गबन, करभूमि, रंगभूमि, निर्मला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये है। अब महादेव वर्मा की जो है यामा, निर्जा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हुआ, मधुबाला हुआ, मधुकलश हुआ, निशा निमंत्रण हुआ। सुमित्रा नंदन पंत के जो पल्लव हुआ, चिदम्बरा हुआ, लोकायतन हुआ और बीड़ा हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, रेणुका हुंकार, रसमृथि। कबीरदास की बीजक, साखी, शबद रामायणी। तुलसीदास का रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। सूरदास सूरसागर हुआ, सूर 85 हुआ, साहित्य लहरी। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी। अब अज्ञेय के देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है शेख एक जीवनी, अपने अजनबी, आंगन के पारद्वार। फरीश्वरनाथ ने मैनाचार्य जो है परिकथा और कितने चौराहे। यशपाल क्या है झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या। भगवती चरण वर्मा का जो है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र हुआ और टेढ़े मेढ़े रास्ते। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, मानस का हंस, शतरंज के मोहरे। रांगेय राघव का जो है कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला तथा चीवर। और धर्मवीर भारती जी का है गुनाहों का देवता, वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज का 7वां घोड़ा हुआ और अंधा युग, ये भी इनकी सभी कृतियाँ। ये सभी जो कृति हैं उत्तर प्रदेश के जो कवि हैं या लेखक हैं, इन सभी की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये है 13 सितंबर 1887 का अधिनियम जो 18 है। और 25 नवंबर 1921 का लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम 10, या 15 अगस्त 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 7, या 1869 का शिक्षा सुधार अधिनियम, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1887 का अधिनियम 18। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए अधिनियम जो था
1887 में पारित किया गया। यह अधिनियम 23 सितंबर 1887 को पारित किया गया था, जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे यह कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के जो बाद भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया जो डिग्री प्रदान करने में सक्षम था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 में संसद के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर से स्थापित किया गया। इंडियन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। राज्य और 2019-23 के दौरान आधारभूत समस्याओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता या क्रम है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 जो है किसमें है, तो सी और बी में है। उसके बाद महाराष्ट्र द्वितीय पे, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट जो है महाराष्ट्र का द्वितीय हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम हो जाएगा जो है, और तमिलनाडु का जो है द्वितीय हो जाएगा, और कर्नाटक का जो है चतुर्थ हो जाएगा। सॉरी, तमिलनाडु का तृतीय हो जाएगा और कर्नाटक का चतुर्थ हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो सूची वाले हैं आप लोग उसे पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो। राज्यवार आधारभूत संरचना भव्य जो है लाख करोड़ में 2019 से 23। तो उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पे है 5.31, महाराष्ट्र जो है सेकंड पे 4.39, तमिलनाडु थर्ड पे 2.84, कर्नाटक 2.73 और मध्य प्रदेश 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ए है अयोध्या, बी है मथुरा, सी है लखनऊ, डी है मेरठ या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, यह जो 2023 का आयोजन ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है यहाँ पर आयोजित किया गया। लखनऊ में PM उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 जो है 10-12 फरवरी 2023 तक निर्धारित है। यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक GI टैग संकेत का दर्जा दिया गया। तो ये है अमरोहा का ढोलक, बिल्कुल इसे दिया गया। बी है मैनपुरी तारकसी, इसे भी दिया गया। सी है संबल हॉर्नक्राफ्ट, ये भी है। या डी उपयुक्त में से सभी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी यही राइट हो जाएगा। इन सभी को जो है GI टैग प्राप्त है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो है उत्तर प्रदेश अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे GI टैग वाले उत्पादों के मामले में नया कीर्तिमान रचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश में 77 उत्पादों को जो है GI टैग मिल चुका है, लेकिन अब सरकार का योजना बना रही है कि इसे 2025-26 तक 152 तक पहुंचा दिए जाए। प्रमुख जो GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं उनमें से है फर्स्ट बनारस की साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा, कन्नौज का इत्र, मऊ का जो है सिल्क, लखनऊ को जो है चिकनकारी, बनारसी तबला हुआ, बनारसी भरवा मिर्च और सहनाई। नेक्स्ट है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट हुआ, म्यूल पेंटिंग हुआ, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगा की बर्फी और चिरंगाव का करौंदा हुआ और बरेली की बेंत और बांस। नेक्स्ट है थारू की कढ़ाई हुआ, बरेली की जरदोजी और काला नमक। इन सभी को जो है GI टैग प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ए है 2018 में, बी है 2023 में, सी है 2024 में, डी है 2012 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन है ये सन 2018 में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यह जो है इसका राइट हो जाएगा। तो पहला जो उत्तर प्रदेश में निवेशक शिखर सम्मेलन था यह फरवरी 2018 में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसका जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया और संभावित निवेशकों के समझौते के लिए इस आयोजन में कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भाग लिया था। यह जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
निभा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया। ए है एक जिला एक उत्पाद, बी है एक गांव एक उत्पाद, या सी एक राज्य एक उत्पाद। तो इसका जो तो राइट आंसर हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद ही होगा, लेकिन हम लोग और देख लेते हैं। ए है एक तालुका या एक उत्पाद, या ए है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक जो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पहल जो है उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट शक्तियों परंपराओं का लाभ उठाते हुए वहाँ के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और विकसित करना है। 2018 में शुरू की गई यह स्वदेशी उत्पादों की दृश्यता से बढ़ाने, बिक्री बढ़ाने, जिला स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता को विकास को प्रोत्साहन करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है ए, उत्तर प्रदेश में आधे जो शूटिंग दिनों के लिए जो है 1 करोड़ रुपए, और 2/3 अगर शूटिंग कर ली जाती है तो 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। या बी है उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग के दिनों के लिए 1.5 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग के दिनों के लिए 2.5 करोड़ रुपए। या सी है उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग के दिनों के लिए 50 लाख रुपए। या डी उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए जो है 2 करोड़ और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 3 करोड़ रुपए, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है दी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश जो है फिल्म नीति 2018 के अनुसार जो है यदि किसी फिल्म का जो कम से कम आधा जो है हिस्सा उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उसे 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। यदि 2/3 जो है फिल्मांकन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक जो है सब्सिडी मिल सकती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म नीति बनाई थी। इस नीति के तहत फिल्मों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, खासकर उन फिल्मों को जो राज्य में शूट की जाती है। सब्सिडी के नियम जो है तो 50% शूटिंग, यदि किसी भी फिल्म का जो है 50% से अधिक फिल्मांकन जो है उत्तर प्रदेश में होता है तो निर्माता को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और यदि 66.6% यानी 2/3 की शूटिंग जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है तो निर्माता के जो है 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है प्राप्त की जा सकती है। अन्य प्रोत्साहन जो है फिल्म नीति में अन्य प्रोत्साहन भी शामिल हैं, जैसे कि फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सब्सिडी और फिल्म निर्माण इकाइयों के लिए गेस्ट हाउस और होटल में कमरे के किराए के लिए भी छूट। क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि अवधी हुआ, ब्रज हुआ, बुंदेली और भोजपुरी में जो फिल्में बनती हैं उनमें जो है 50% सब्सिडी, और हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों में 25% की जो सब्सिडी दी जाती है, बशर्ते कि कम से कम 50% शूटिंग जो है उत्तर प्रदेश में हुई हो। वेब सीरीज, तो जो वेब सीरीज के लिए जो है ये प्रत्येक जो एक एपिसोड है उसमें 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी जो है दी जा सकती है। यदि 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश से हैं तो 25 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन से सरकारी जो है संस्थान ये उत्तरदायी है। ये है आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, या बी है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय UNESCO, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, या डी है उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का प्रभाव, या ई उपयुक्त में से कौन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का प्रभाव यही जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उत्तरदायी है। यह निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन राज्य के सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय और प्रकाशन का कार्य करता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, यह निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक प्रमुख संस्थान है जो राज्य में सांख्यिकी जानकारी यानी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।
सांख्यिकी पत्रिका। यह निदेशालय विभिन्न विषयों पर सांख्यिकी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। जिला सांख्यिकी कार्यालय, तो प्रत्येक जिले में जिला सांख्यिकी कार्यालय यानी जो है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है जो निदेशालय के मार्गदर्शन में काम करता है और स्थानीय स्तर पर सांख्यिकी जानकारी एकत्र करता है। अब देख लेते हैं NIS। 1995 में सांख्यिकी पत्रिका का प्रकाशन जो है NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जा रहा है, जिसमें जो है मंडलीय उप निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालयों का सहयोग लिया जाता है। अन्य प्रकाशन, इसके अतिरिक्त जो है राज्य सरकार के अन्य विभाग के भी अपने अपने क्षेत्रों में से संबंधित सांख्यिकी जानकारी को प्रदर्शित यानी प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वित्तीय सेहत देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता को लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार की वित्तीय जो है सेहत की देखभाल करने के लिए तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट जो है तैयार की गई है। ए है NIC सृष्टि, सी है कोसवानी या कोसवाड़ी, या डी है UPAFC या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोसवाड़ी एक वेबसाइट है जिसे वित्तीय लेन देन प्रबंधन करने और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर यह वित्तीय विभाग, वित्तीय नियंत्रकों को और 6000 से अधिक आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO के लिए अपने वित्तीय आंकड़ों को राजकोषीय आंकड़ों के साथ समेटने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह जो है 160 से अधिक विभागाध्यक्षों HOD के लिए अनुदान और योजनावार व्यय विवरण तक पहुंचा जो है प्रदान करता है। वित्तीय आंकड़े का मिलान जो है कोसवाड़ी DDO को राजकोषीय आंकड़ों के साथ प्राप्ति और भुगतान विवरण का मिलान करने की अनुमति देता है। व्यय ट्रैकिंग, तो विभागाध्यक्ष जो है अनुदान या योजना वार प्रगतिशील व्यय और बजट का विवरण तक पहुंच सकते हैं। पारदर्शिता जो है वेबसाइट का उद्देश्य सरकारी वित्तीय लेन देन को में जो है पारदर्शिता लाना है। वित्तीय जानकारी तक पहुंच, तो कोसवाड़ी जो विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा अपेक्षित अद्यतन वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न वित्तीय गतिविधियों के लिए मॉड्यूल, तो वेबसाइट में नगद ऋण सीमा यानी CCL, जमा ऋण सीमा DCL, PLA और अन्य जमा तथा शिक्षा GPF के लिए मॉड्यूल शामिल है। डेटा ट्रांसमिशन स्थिति, तो कोसवाड़ी उत्तर प्रदेश कोषागारों की दैनिक डाटा ट्रांसमिशन की स्थिति जो है उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023, यहाँ पे 23-24 होगा, ध्यान रखना, के अनुसार NFHS के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जो है साक्षरता दर ए कितनी है। ए है 72%, बी है 95%, सी है 92%, डी है 62% या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो NFHS के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षर परसेंटेज है वो है 77 पॉइंट कुछ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इनमें से जो यानी इनमें नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर NFHS 2019-21 के अनुसार जो 79% थी, माफ कीजिएगा, यह जो है दर राष्ट्रीय औसत से जो कम है। NFHS है, यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है। ए है वाराणसी, बी है मथुरा, सी है रामपुर, डी है कानपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो रामपुर है इसे उत्तर प्रदेश यानी चाकू नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो चाकुओं का शहर है यह जो है रामपुर को कहा जाता है। रामपुर अपने रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी से उत्कृष्ट चाकुओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। रामपुरी चाकू जो है अपनी कुशल कारीगरी, शाही संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी से ही रामपुर में चाकू बनाने की परंपरा रही है। यहाँ चाकू का उद्योग अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। रामपुर में दुनिया का सबसे बड़ा चाकू भी है जिसकी लंबाई 6.1
0 मीटर है। यह चाकू रामपुर के जौहर चौक पर स्थापित है और पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण के लिए घोषणा की है। तो आपको वह स्थान बताना है उत्तर प्रदेश का जहां पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा हुई है। ए है वाराणसी, बी है मेरठ, सी है प्रयाग या डी है कानपुर या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वाराणसी, इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जो क्षेत्र वाराणसी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में जो है वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौगंध एवं सूरज विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP या UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी। ए है 1989 में, बी है 1995, सी है 1987, डी 2000 या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुगंध एवं स्वाद एवं विकास केंद्र FFDC की स्थापना है 1991 में भारत सरकार MSMEDO के द्वारा UNDP या UNIDO के और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से की गई थी। इसका उद्देश्य आवश्यक तेल, सुगंध और स्वाद उद्योग और कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच इंटरफेस के रूप में काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ए है कानपुर, बी है आगरा, सी है लखनऊ या डी है वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो UPBSN का जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, यानी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। इसकी जो स्थापना होती है 1978 में, जिसका उद्देश्य है भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को अस्थायी रूप से बनाए रखना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि को रक्षा करना, पुनर्वास और पुनर्जीवित। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार जो निगम आया, यानी जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्र में नियुक्त किए गए। ए है, बी है योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई। ऐसा कुछ नहीं। और इस योजना का उद्देश्य राज्य के निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ते भी नहीं। उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा या उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ही होगा। तो 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है, इसमें जो है उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत जो है उद्यमी मित्र नामक पदों पर 105 लोगों को एक साल में अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। इन उद्यमी मित्रों को औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी मुख्यालय से जिला स्तर पर तैनात किया जाएगा। इस योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है राज्य में जो है निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों की सुविधा प्रदान करना और व्यवसाय को जो है सुगम बनाना है। उद्यमी मित्र योजना में जो है 105 उद्यमी मित्रों को एक साल में अनुबंध में नियुक्त किया जाएगा। इनकी जो है तैनाती औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी मुख्यालय से जिला स्तर पर की जाएगी। इनमें जो योग्यता होगी 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। इनका जो कार्य तो निवेश परियोजना स्थल पर निरीक्षण करना, निवेशकों और निवेश प्रक्रिया से अवगत कराना। यह योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश को 51 ट्रिलियन
की अर्थव्यवस्था बनाना है। 51 या कुछ मिस्टेक है पॉइंट, एक बार मुझे देख लीजिएगा। चलिए मैं एक बार देखूंगा PDF में, इसे सही करके कोशिश करूंगा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है। ए है 25,000 रुपये, बी है 10,000, सॉरी इसमें है 1,50,000 रुपये, या सी है 75,000 रुपये, या डी है 5,000 रुपये। यही उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई यही करेक्ट होगा। तो सरकार जो देगी 1 लाख रुपए की सहायता, इनमें जो है यूपी सरकार की ओर से गरीब बेटियों के परिवार के आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जाती है। इस योजना के जरिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के गरीब बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए जो है सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप को बढ़ावा देना, बी है उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना, या सी 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के यहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षित करना, या स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा कौशल विकास जो पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य था, इसमें है 18 से 35 वर्ष की आयु के जो वर्ग के युवाओं के जो है प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए इसमें कुछ देखते हैं हम। इस क्वेश्चन के एक बार मैं देख लूँगा, 49 क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन इसमें डी है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, जिसके तहत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार प्रोत्साहित यानी प्रदान करना। और इस योजना के लिए इस योजना का लाभ जो है 18 से 35 वर्ष की आयु जो युवा हैं वो उठा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये इसका राइट जो है सी ही होगा, इसमें मिस्टेक हो सकता है मुझे टाइपिंग करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप लोग भी इसे सर्च कर लीजिएगा या फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा गूगल पे, कहीं पर भी अगर अवेलेबल हो तो। 50 क्वेश्चन हम लोग जब देखते हैं। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 से 56 के रूप में जो है कार्य किया? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में भी कार्य किया? तो ये है भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या डी है जनता पार्टी, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चंद्रशेखर जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के जो है प्रधानमंत्री भी थे। 1955-56 में वे उत्तर प्रदेश राज्य जो प्रजा समाजवादी पार्टी के महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य और उनकी राजधानी के बारे में गलत मिलान आपको पहचान करना है। ये है मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज, बिल्कुल सही है। वत्स, कौशाम्बी, काशी, मथुरा। काशी की मथुरा नहीं थी, ध्यान रखना है। काशी की जो वाराणसी है ये थी, और जो मथुरा की राजधानी थी ये सूरसेन थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुरु जो है यहाँ पे कुरु होगा, गुरु नहीं, ध्यान रखना है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो बिल्कुल सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है मिलान जो है गलत है। उत्तर प्रदेश में जो है 16 महाजनपद थे, जिनमें से जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये महाजनपद थे कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। महाजनपद उनकी राजधानी हम लोग देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। तो कुरु
इंद्रप्रस्थ, ये जो है आधुनिक दिल्ली का जो एरिया है, इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, इसकी राजधानी जो थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी, जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। सुरसेन, इसकी राजधानी मथुरा जो ब्रजमंडल का एरिया है। वत्स, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र है। नेक्स्ट है श्रावस्ती, कोसल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का एरिया। मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनारा और पावा, यह जो है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर का जो एरिया है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी और जो वाराणसी का क्षेत्र है चेदी, ये इसकी राजधानी जो है शक्तिमती, यह जो है बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे फैला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं एका आंदोलन जो 1921-22 में हुआ था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचानना है। तो फर्स्ट है एका आंदोलन का नेतृत्व जो है बहराइच के यहाँ पे पासी ही होगा, पासी आदिवासी के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया, तो बिल्कुल सही ये किया है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जो है जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध में हुआ था, ये भी सही है। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये भी सही है। ध्यान रखना है यह आंदोलन सबसे पहले जो है लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई और बहराइच तक फैल गया, यही उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्या पूछा था, एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो एका आंदोलन जिसे एकता आंदोलन के में भी जाना जाता है, 1921-22 के दौरान भारत के उत्तर प्रदेश के जो अवध क्षेत्र है एक किसान विद्रोह था। यह जमींदारी और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के शोषणकारी प्रथाओं के प्रति प्रतिक्रिया थी, जो विशेष रूप से उच्च किराया मांगों के दमनकारी राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करना। इस आंदोलन की शुरू में जो है कांग्रेस और खिलाफत नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। बाद में इसका नेतृत्व किसान नेता जो है मदारी पासी ने किया और अंततः इसके बढ़ते कट्टरपंथी और अहिंसक स्वभाव के कारण कांग्रेस से समर्थन खो दिया। एका आंदोलन के कारण देख लेते हैं, तो यह आंदोलन जो है अवध क्षेत्र में व्यापक रूप से किसान असंतोष से उत्पन्न हुआ था। जो यह आंदोलन था अवध के क्षेत्र में व्यापक किसान असंतोष से उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से उच्च लगान दरों, जैसे अक्सर दर्ज लगान जो है 50% से अधिक और दमनकारी राजस्व संग्रह विधियों के कारण। इसका नेतृत्व जो है यह आंदोलन कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के समर्थन में जो है शुरू हुआ, लेकिन नेतृत्व में निम्न जाति के किसान नेता मदारी पासी के हाथों में चला गया। लक्ष्य जो था इसका प्राथमिक लक्ष्य किराए के बोझ को कम करना और दमनकारी राजस्व संग्रह प्रथाओं को जो है विरोध करना। नेक्स्ट है कि विधियाँ, तो किसानों के निर्धारित किराया और नवीकरण शुल्क नजराना से अधिक भुगतान करने से इनकार कर दिया और जबरन श्रम का विरोध किया। महत्व एका आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक जो है किसान अशांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने ब्रिटिश नीतियों और जमींदारों के शोषण के प्रति व्यापक असंतोष को उजागर किया। इसका अब हम लोग देख लेते हैं परिणाम। तो यद्यपि 1921 के अवध में किराया संशोधन अधिनियम के कुछ भागों को संबोधित किया गया, लेकिन अंततः 1922 के शुरुआती में ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। यह आंदोलन जो है लखनऊ से शुरू हुआ, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव जिलों तक फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में यहाँ पे डलहौजी होगा। डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने का फलस्वरूप यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, बी ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, वर्साई की संधि हुई, या डी जो है ब्रिटिश शासक के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 1856 में डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा किया गया, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह विलय जो है व्यापकता के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के तहत किया गया, जिसके अनुसार जो यदि कोई भारतीय शासक
बिना पुत्र के मर जाता है तो उसका राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पदयुक्त कर दिया गया और अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है स्थापित हो गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस पर जो है कुशासन का आरोप लगा। तो विलय का मुख्य जो कारण था, अवध पर नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप था। व्यक्तिगत जो सिद्धांत, यह विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत किया गया था, जो कि डलहौजी की एक प्रमुख नीति थी। देख लेते हैं नवाब वाजिद अली शाह। तो अवध के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें पदयुक्त कर दिया गया था ब्रिटिश शासनकाल। अवध के विलय के बाद इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? ए है पाटलिपुत्र, बी है प्रयाग जो इलाहाबाद, या कान्यपुज कन्नौज, डी है उज्जैन, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्यपुज कन्नौज। तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये कन्नौज थी। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उन्होंने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये आपको बताना है। तो ये है शामली, बी है सोनभद्र, सी है सहारनपुर, डी है बलिया, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला वो है शामली, और सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र। तो शामली यह जो जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित है और हरियाणा के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। बलिया के देख लेते हैं। यह जिला जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है और बिहार राज्य के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। सहारनपुर यह जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर स्थित है। यह जिला जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। सोनभद्र जिला है यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण छोर पर स्थित है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू की गया? ए है 1992, बी है 2005, सी है 2001, डी है 1996, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट हो जाएगा 1996। तो जो पेशा अधिनियम या पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है। ध्यान रखना है कि जो पेशा अधिनियम या पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो संविधान के भाग नंबर 9 जो पंचायती या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए है। ये अनुसूचित क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र हैं और इस अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी समुदाय और उनके स्थानीय शासन और संसाधनों पर अधिग्रहण नियंत्रण कर उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस 56 क्वेश्चन हम जो है कराए हैं। लगभग जो है 6 यानी 4 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। हमें ऐसा लगा कि वो जो है भारत के क्वेश्चन थे, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन उसमें नहीं था। उसमें जो है उत्तर प्रदेश के 16 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो मैंने कुल 56 क्वेश्चन कराया है। जो 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का था ये था जो मंडी सचिव का था, और 20 क्वेश्चन जो है स्टोर जो कीपर का था, और लगभग यही 16 क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट का। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।